अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। हुकूमत जो है वो एक तरफ कोरोना का मसला है और उस वबा जो है अब तेज़ी से फैलना शुरू हो गई है। ये मामला जो है उस कन्फ्यूजन के नतीजे में यहाँ तक पहुँचा है जिसका शिकार हुकूमत रही है। दूसरा बड़ा मसला जो दरपेश है वो टिड्डी दिल का मसला है, जिसकी यलगार जो है वो इस वक्त जारी है और इस महीने के आखिर और अगले महीने के अवाइल में ये एक और यलगार जो है और इससे कहीं बड़ी यलगार जो है वो आने वाली है। और जाहिर है कि इससे अगर दुरुस्त तरीके से नबरदुस्मान ना हुआ गया तो पाकिस्तान के ज़रई शोबा जो है उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। और जाहिर है कि आगे बजट भी आ रहा है, अहदाफ का तयन भी करना है। ये अहदाफ जो हैं कितने हकीकत पसंदाना हो सकते हैं। इक़्तिसादी सूरत हाल जो है वो कोरोना से पहले ही दिगरगूं थी, लेकिन अब मामलात जो हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ जो है वो जा चुके हैं और मज़ीद जाना चाह रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं? गो कि बजट का अब आवाम से बराह रास्त उतना कोई ताल्लुक जो है वो नहीं रह गया हुआ है। पेट्रोलियम प्राइसेस बजट से बाहर हैं, कम हो गई लेकिन मिल नहीं रहा। वो एक नई अजियत जो है उसमें कौम मुब्तला है। दूसरी तरफ आटा चीनी है, आटे का बहरान है। पहले चीनी का सिलसिला था, कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, महंगाई जो है वो हो रही है, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर बजट का एज सच बराह रास्त उस तरह असरात नहीं होते हैं। बजट दिखाई अब ये देता है कि एक कागज़ का वो टुकड़ा है जिस पर हुकूमत के इंतज़ामी अमूर के हवाले से तखमीना लगाया जाता है, अदारा जाती जो एलोकेशंस हैं वो की जाती हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी जो है तजारत या सनत उसके लिए एहतमाम होता है। या तो सहूलत मिल जाती है जिसके नतीजे में ये शोबे जो हैं इनकी बढ़ोतरी का समा पैदा होता है, या फिर उनको उसी तनख्वाह पर जो है वो नौकरी करनी पड़ती है और मामला जो हैं वो आगे चलते हैं। लेकिन वसाइल जो हैं वो उसकी इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर हुकूमत को अब बड़े चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। क्या हुकूमत आइंदा बरस के लिए भी 5100 अरब रुपए का जो वसाइल का हदफ है उसका तयन करेगी? सनतें और जो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी है उसके हवाले से जो है वो क्या इक़दामात हो सकते हैं, वो क्या किए जाएंगे? और देखना ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इस हवाले से क्या सोच रही है और क्या वो तवक्कुआत जो हैं वो वाबस्ता किए हुए हैं। ये वो सारा सिलसिला है जिस पर आज हम बात करेंगे। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम निसार साहब, सदर हैं FPCCI के। हमारे साथ मौजूद हैं अकील करीम ढेडी साहब, मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब, मुमताज़ मुआशी तज़िया निगार हैं। अंजुम निसार साहब, आपसे ज़रा शुरू करना चाह रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि इस वक्त हुकूमत जो है वो बड़े हमाजाती चैलेंजेस में फंसी हुई है और उसके ऊपर अब बजट भी आ गया है। अब आप क्या देख रहे हैं हुकूमत के लिए? पहले तो ये देख लिया जाए कि क्या बुनियादी नौइयत के चैलेंजेस हैं जो इस बजट में अब उनको दरपेश हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत सामने हैं। पहले भी हमारी इकॉनमी जो थी वो फाइनेंशियल डामाडोल तो थी, लेकिन बहरहाल अब कोरोना की वजह से मामला जो हैं वो ज़्यादा संगीन हो गए हैं और चैलेंजेस डेफिनेटली हैं। और ये सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक्त जो 5.1 ट्रिलियन का जो एक टारगेट रखा गया है रेवेन्यू कलेक्शंस और इस सारे बजट का, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा है अंडर दिस कोरोना सिचुएशन। और पिछले साल भी ये टारगेट रखा गया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। हार्डली हम 3800-900 अरब रुपए को ही हम को जो टच कर पाएंगे। सो ये जो एक जो बजट रखा जा रहा है, अपना टारगेट रखा जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि ये फुलफ़िल नहीं हो सकेगा। ख़ास तौर पे इस वजह से कि आपकी जो इकॉनमी है और पूरा ग्लोबल वर्ल्ड जो है इस वक्त एक लिक्विडिटी क्रंच में है और फाइनेंशियल क्रंच में है और लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद उतनी नहीं है। इकॉनमी को अब जो लॉकडाउन सिचुएशन से इकॉनमी ने रिवाइव किया है उसे भी अब ठीक होते होते कुछ टाइम लगेगा।
बल्कि कुछ टाइम क्या, कुछ साल लगेंगे, क्योंकि इतना एक नुकसान हो चुका है। ये बहुत बड़ी हिट थी जो ये तकरीबन 2.5-3 महीने जो कारोबार बंद रहा, और उसकी जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस, और लोगों में भी क़ुव्वत ख़रीद अब कम हो गई। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी जो लोकस का भी एक अटैक हुआ है, जिसको टिड्डी दिल में उर्फ़ आम में टिड्डी दल कहते हैं, वो भी हमारी एग्रीकल्चर को डैमेज कर रही है। अल्लाह करे गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं खुदा की तरफ से हैं, चैलेंजेस हैं, और जिसको मीट करना है। तो फेडरेशन ने कोशिश ये की है कि अंजुम निसार साहब उस तरफ आता हूँ कि फेडरेशन जो है वो क्या रिकमेंड कर रही है। मैं ज़रा इस डिबेट को ओपन कर लूँ। अकील करीम डैडी साहब, ये फरमाइएगा कि बड़े बुनियादी नौइयत के इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं। तरसीलात ज़र, जो बाहर से पैसा आता है और जो पाकिस्तान की मईशत को जिसने बड़ा संभाला दिया हुआ होता है, उसमें भी कमी के इम्कानात हैं। और इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 5 से 7 अरब डॉलर जो है उसका फ़र्क पड़ सकता है। अकील करीम साहब, ये छोटा अमाउंट नहीं है। आप पहले से मईशत तो दिगरगुं थी, अब कोरोना के बाद जो है सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है, और फिर ये जो कैफियत है, आप क्या समझते हैं कि ये तरसीलात ज़र वाला कितना बड़ा डेंट होगा पाकिस्तान की ओवरऑल जो पेपर वर्क है उसको बैलेंस करने में? देखें, इसके लिए मैं सिर्फ 2 बातें आपको बता दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये फॉल करता है करंट अकाउंट की तरफ। हमारा करंट अकाउंट, आपकी इंपोर्ट बिल जो फिगर आ रहे हैं वो ज्यादा कम हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट कम हुई है। तो अगर जरे मुबादला भी कम हो जाता है तो उससे हमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर देखने जाए ना कि आपके एक्सपोर्ट का बिल गिर रहा है, अगर वो 3 गुना ज्यादा गिर रहा है, एक्सपोर्ट आपकी गिर रही है और दूसरी तरफ ये गिर रहा है, तो आपका जरा मुबादला भी $20 बिलियन था, एक्सपोर्ट आपकी $23 बिलियन थी, ऑल टुगेदर $43 बिलियन था, इंपोर्ट $60 बिलियन थी। तो आपको इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये मैं तकरीबन हर जगह ये बात करता हूँ। आज आपके एक्सपोर्ट के फिगर आए, जाके आप चेक कर ले, वो तो फिगर आ चुके हैं ना। जो फिगर आ चुके हैं उसके तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन चीजों को लेके आम इकोनॉमी की बात नहीं कर सकते। ये हमारे मामलात इससे नहीं खराब हो गया। हमारे मामलात कोरोना में जो गवर्नमेंट ने, जारी बात है डीप पॉकेट नहीं है गवर्नमेंट की, जो पैकेज गवर्नमेंट दे रही है, तो डेफिनेट इसको इकोनॉमी थोड़ा बहुत तो सफर करेगी। ये इशू की वजह से गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस दिए हैं वो डेफिनेट हमें हिट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी फिर रिपीट ये बात आपको कह दूं, बीमारी से निपटना है अभी हमें, बाकी इकोनॉमी के नंबर से हमें कोई ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी इंपोर्ट 3 गुना है, एक्सपोर्ट 33% है। तो हमें इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ सकता। हमारा इम्पैक्ट जो है इस वक्त इशू है, जो ये वबा हमारी जान पे खड़ी हुई है, ये हमारा इशू है। हमारी कौम को इससे निपटना है। इसके लिए गवर्नमेंट आपको नहीं कह सकती कि आपने किस तरह, हर आदमी ने अपने आप को तैयार करना है इस वबा में एडजस्ट होने के लिए। देखें, लॉकडाउन ये इसका हल नहीं है। इंडिया ने लॉकडाउन किया, सबसे ज्यादा पेशेंट वहां निकले। मैं पूरे पाकिस्तान में आपको यकीन से कह सकता हूं कि जितने लोग घरों में बैठे थे वो ज्यादा कोरोना का शिकार हुए, जो रोडों पे घूम रहे थे वो कम हुए। अभी हमें लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके हवाले से बात देनी है, हमारे बजट की बात करनी है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा बजट अच्छा हमारी फाइनेंस टीम दे सके जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी उसको हजम कर सके। मैं अकील करीम साहब यही मैं जरा ये राय ले लूं। हटा लेना जी, मैं 2 मिनट मेरी बात सुन लो, पूरी बात सुनोगे तो समझ आएगी ना, ऐसे फायदा नहीं है जी। आप पहले सुन ले। अब आप ये देखें कि आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइस गिरी है, आपके इसकी वजह से आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसकी भी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। आप हर जगह पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कॉस्ट लेके चल रहे होते, इसी की वजह क्या आपके इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आएंगे,
अब रहा कि टिड्डी दिल का, तो हाँ वो एक इशू है, अंजुम भाई ने बिल्कुल सही कहा, और गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पे टेकअप करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर बहुत बड़ी है, उसको हमें हर सूरत में इंटेक करना है ताकि यहाँ से हमें कोई हिट ना आए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को इसको स्पेसिफाई करनी होगी, लेकिन एग्रीकल्चर इसको गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बेनिफिट दिए हैं। ये वो क्या मैं बेनिफिट दिए हैं आप ये सुन। जी अकील करीम साहब, मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ, फिर इस पे आते हैं कि हमारे पास चॉइसेस और ऑप्शंस क्या हैं। अब फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि अकील करीम साहब का कहना है कि असरात उस तरीके से नहीं आएंगे क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं, इंपोर्ट्स 3 गुना ज़्यादा हैं, तरसीलात ज़र कम हो जाती हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो इस बात की तवक्को भी कर रहे हैं कि बजट इस तरह का आ जाए कि वो हज़म हो सके। ये मुझे बताइएगा कि ये आवाम के हज़म करने वाला बजट जो है वो किस नौइयत का होना चाहिए? दो बातें हैं नदीम साहब। पहली बात तो यह है कि दो बड़े गहरे साए हैं इस साल के बजट के ऊपर। एक तो कोरोना के साए में ये बजट बनाया जाएगा और दूसरा आईएमएफ के साए में ये बजट बनाया जाएगा। अगर पिछले साल का बजट इज एनी इंडिकेशन, तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि जैसे पिछले साल का बजट एक हवाई बजट था, यानी कि हमने हवा में से एक 5500 अरब के रेवेन्यू की फिगर जो है उसको उठा के बजट में लगा दी थी। मुझे लग ये रहा है कि ये वाला बजट जो आएगा ये भी एक और हवाई बजट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि 5.1 ट्रिलियन रुपीस या 5100 बिलियन के जो टैक्स रेवेन्यू है उनका तखमीना बजट के सामने रख दिया जाएगा, जबकि इस साल जो है वो 4000 अरब से ऊपर नहीं जा रहा। तो एक साल में कभी भी पाकिस्तान की तारीख में 30% इजाफा टैक्स के रेवेन्यूज में नहीं हुआ। फिर करते हम ये हैं कि जब टैक्स के रेवेन्यू हमने बहुत एक्सैजरेटेड किस्म के, बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख दिए, तो फिर हम जोर दे देते हैं नॉन डायरेक्ट रेवेन्यू के, नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये है कि बोझ, जितनी आमदन आपकी गिरती चली जा रही है उतना टैक्स का बोझ आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। और ये रिग्रेसिव टैक्स हम इसीलिए कहते हैं कि जितना कोई गरीब होगा पाकिस्तान में उतना उसके ऊपर टैक्स का बोझ ज्यादा पड़ेगा। तो इस साल भी मुझे नजर यही आ रहा है कि अगर हम आईएमएफ के दबाव में 5000 अरब का रेवेन्यू टारगेट जो है, टैक्स का टारगेट सेट कर देते हैं, उसके बाद हम अपने सारे इखराजात जो हैं वो उसी रेवेन्यू के हवाले से लिख लेते हैं, और जैसे जैसे साल गुजरता जाता है वो रेवेन्यू अचीव नहीं हो पाता लेकिन हमारे इखराजात वही रहते हैं, तो फिर साल के एंड में हमें पता चलता है कि जो 4-5-6% हमने तखमीना लगाया था बजटरी खसारे का वो कहीं पहुंच रहा है 10% पे, जो इस साल का मुझे लग रहा है कि 10% से भी कहीं ज्यादा बजटरी खसारा जो है वो सामने आएगा। तो तकलीफ बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन एक बात यह है कि ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ चैलेंजेस नहीं है, इस वक्त दुनिया भर की जितनी भी इकॉनमीज हैं वो बड़े बड़े चैलेंजेस फेस कर रही हैं और बड़ी दुश्वारी से हमारा जो बजट है वो बनाया जाएगा और उसमें आसान काम नहीं होगा। अब इसमें अंजुम निसार साहब ये फरमाइएगा कि दुनिया की जो इक्तिसादियात है मुतासिर हुई है, लेकिन दुनिया के ममालिक अमीर हैं। दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि हमारी तरह शाखर्च नहीं है और हम मुफ्त का माल उड़ाने की जो हमें प्रैक्टिस हो गई हुई है इसमें वो इंडल्ज नहीं है, और उनकी मईशतें जो हैं वो महज कर्जा जात की बुनियाद पर और बाहर से ली जाने वाली इमदाद की बुनियाद पर नहीं चलती हैं। और इस तरह का दबाव जिस तरह का इस वक्त आईएमएफ का हम पर है, कोरोना के साथ साथ वो नहीं होता है। तो ये जो सारे शेडोज़ हैं इसके अंदर से फेडरेशन जो है वो क्या महसूस करती है कि हुकूमत क्या करे कि आप लोगों का पहिया चले, उसके नतीजे में मईशत का पहिया भी चले, उसके नतीजे में कोई ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट भी आए। अच्छा जी, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि फ़ारूक साहब ने भी यही कहा और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं पूरी दुनिया की मईशतों पर एक गहरा इसका असर है। और सारे ही बजट, हर मुल्क के बजट जो हैं वो बेसिकली डेफिसिट में ही जा रहे हैं। 12 से 15% तक जो है हर मुल्क का जो मोरलेस जो बजट जो है वो डेफिसिट पे जा रहा है। तो पाकिस्तान भी मोरलेस इसी रेंज में कहीं होगा। तो अब
ज़रूरत इसकी इसी समर की है कि हम जो बजट बनाएं कोरोना की सिचुएशन को भी सामने रखें, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी सामने रखें। ये ना करें कि हम अपनी चीज़ों को रिटेन करें। प्राइसेस जो दुनिया में गिरी हैं, ऑयल की प्राइस मसलन गिरी है 1/3 हो गई, लेकिन हमने अपनी जो है बिजली की प्राइस को नीचे नहीं किया। ये ना हो कि बाहर की गुड्स जो है पाकिस्तान में आके डंप होनी शुरू हो जाए। जो चीज़ पास ऑन करने वाली है वो पास ऑन की जाए ताकि इंडस्ट्री मुकाबला कर सके, जॉब्स रिटेन रहें। ये ना हो कि हम कहें कि नहीं जिन्हें हमने सिर्फ रेवेन्यू को देखना है, हमने देखना है इस मीशत को भी चलाना है, जॉब्स को रिटेन करना है। ये बहुत बड़ी वक्त की ज़रूरत है, अदरवाइज़ नहीं जॉब्स रिटेन कर पाएंगे तो उसके भी बहुत सारे नेगेटिव जो असरात होते हैं। सो मेरी एक गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर बिजली की प्राइस कम करे। मार्कअप पे मैं शुरू दिन से बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात एक और आपसे अर्ज़ कर दूँ कि ये जो मार्कअप के जो मामलात हैं, ये गवर्नमेंट ने उसको कम करके 8% कर दिया है, लेकिन हमें आज भी वो जो चार्ज हो रहे हैं वो 12.5% चार्ज हो रहे हैं। तो इस किस्म के जो फ्लॉज हैं इसको रोका जाना चाहिए। और ये रियल टाइम में अगर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी अगर रिवाइज हुई है तो उसको स्टेट बैंक ने अगर अपनी रूटीन से हटकर चीज़ों को आगे पास ऑन किया है और मॉनेटरी पॉलिसी अपनी रिवाइज की है, तो वो बैंकों को भी, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी वही है, वो ये उनको भी कहे कि जनाब आप इमीडिएटली जो है ना अपने मार्कअप, अपना स्प्रेड वही रखें, मार्कअप जो कम हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करें। वो क्वार्टर टू क्वार्टर जो खेल रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, कम से कम ये जो एक्स्ट्रा बर्डन ना गवर्नमेंट पे आए और ना ही ये प्राइवेट सेक्टर पे आए। अब मैं बजट की बात आपसे ये अर्ज़ करूं, हमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करना है, जिसकी 2 फैक्टर्स तो मैंने आपको पहले बता दिए, बिजली और मार्कअप। इसके अलावा जो आपके जितने भी आपने रेगुलेटरी ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स लगाई हैं उसको ख़त्म किया जाए। उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा जो अपना एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ लगाई हैं 2% रॉ मटेरियल्स पर, उसको वेव किया जाए ताकि इंडस्ट्री को कुछ स्पेस मिले, वो काम कर सके। ये ना हो, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में मंदा है। अब होना ये है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो हमारे मुल्क में गुड्स आके डंप ना होनी शुरू हो जाएं। हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो चलती रहे, उसका पहिया चलता रहे और जॉब जो है वो आपके इंटैक्ट रहें। मैं आता हूँ अंजुम निसार साहब, अकील करीम साहब, मैं आता हूँ अंजुम निसार साहब। अकील करीम साहब, ये फरमाइएगा कि आप, ठीक है, आप जिस ऑप्टिमिज़म का इजहार कर रहे हैं यकीनन उसी के ऊपर चीज़ें जो हैं खुशाइंद भी हो जाती हैं, लेकिन ये भी तो मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान इस साल अपनी तारीख का सबसे बड़ा मालियाती खसारा जो है वो करने जा रहा है। ये बजट का खसारा है जिसको उसको पूरा भी करना है। और फिर उसके बाद जो है आपने दिफा के ऊपर ज़रूरत बढ़ रही है और इंडिया के साथ जो हालात हैं ज़ाहिर है उसके अपने नताइज जो हैं वो हैं। दूसरी तरफ जो है आपको सूद की अदायगी है। तीसरी तरफ अगर आपने कोई एक्टिविटी शुरू करनी है तो सरकार का उसमें हाथ होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसमें एक अहम रोल अदा करता है, उसमें कट की बातें हो रही हैं। तो आप इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के पास ऑप्शंस कोई हैं या बहुत लिमिटेड हो गए हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आप जो बातें, सारी बातें खुद ही करते हैं और उसका फिर हिसाब भी खुद ही निकालो। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ना, इस वक्त गवर्नमेंट के पास उतना मुश्किल टाइम नहीं है जितना लास्ट ईयर था। अच्छा। लास्ट ईयर आपके इंटरेस्ट रेट हायर साइड पे होने की वजह से आपकी डेट सर्विसिंग काफी बढ़ गई थी। अब आपकी डेट सर्विसिंग कम होगी। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, 5.25% आपने इंटरेस्ट रेट गिराया है और अब आपकी डेट सर्विसिंग में अच्छा खासा तकरीबन 30 to 40% का फर्क आएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो सबसे बड़ी इंपोर्ट है और सबसे बड़ी सब्सिडी इस पे हम देते हैं। उसमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है और वो गवर्नमेंट ने पहली दफा अवाम को पास ऑन की है। ठीक है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये नहीं है कि सारी चीजें बुरी हो गई हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट को मिले में। अब
आईपीपी के हवाले से गवर्नमेंट की नेगोशिएशन चल रही है। उस नेगोशिएशन के नतीजे भी में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसमें अचीव कर लेगी, तो ये बिजली के सार्फिन को पास ऑन हो सकती है। बिजली की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट गिरी है, ये भी बिजली की प्राइस को नीचे लाएगी। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने बिजनेस कम्युनिटी या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री या वैसे जो इंडस्ट्री है उनके स्पेशल रेट रखे हुए हैं पावर के, जो मैं समझता हूँ आम रेट से आधे हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। फिर गवर्नमेंट ने जीआईडीसी कम किया, उसकी वजह से आपकी यूरिया डैप की प्राइस कम हुई। फिर इसके अलावा उन्होंने फर्दर उस पर सब्सिडी दी है। ये भी आपके पाकिस्तान के फार्मर्स को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो ये नहीं कह सकते कि ये बजट बहुत टफ होगा। ये बजट टफ जरूर हो सकता है डेफिसिट कम करने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा होगा, क्योंकि पहली दफा गवर्नमेंट के पास स्पेस है और वो अच्छा बजट दे सकती है। जब ये बजट बन के आएगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आवाम के लिए इतना बुरा बजट नहीं होगा। पिछला बजट टफ था, रेवेन्यू टारगेट ज्यादा था, लेकिन गवर्नमेंट भी अभी भी मेरा ख्याल है 4200-4300 अरब तक ये पहुंच जाएगी। कोई बहुत बड़ा शॉर्टफॉल नहीं आया। मैं ये समझता हूं अगर आप इसको डेट सर्विसिंग इसमें से निकाल दे तो आपके टारगेट पे कोई भी इशू नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारी सिचुएशन दुनिया की सिचुएशन से स्लाइटली बेहतर है और जी। हाँ जरा, और मैं कोई ये नहीं, मैं जो फिगर आपको दे रहा हूँ ये फिगर ऑलरेडी आ चुके हैं, आप उनको चेक कर ले। हाँ नहीं, वो फिगर्स तो हैं सामने। अकील करीम डैडी साहब, मैं आता हूँ। अच्छा, इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि अकील करीम डैडी साहब कह रहे हैं कि फिस्कल स्पेस है, मुश्किल मरला हुकूमत के लिए नहीं है। डेट सर्विसिंग जो है उसके अंदर भी रिलीफ है, इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक डेट है बुनियादी तौर पे वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू रहा है। वो कह रहे हैं 30-40% जो है उसमें कमी वाक़या हुई है, जो रेट्स नीचे आए हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर से बेहतर पोजीशन है इस साल और कोई मुश्किल ज़्यादा दरपेश नहीं होगी एक ऐसा बजट पेश करने के हवाले से जो कि तकलीफ़ दे ना हो, मज़ीद उसमें बड़े पैमाने पर टैक्सेशन ना हो। देखिए, 4 अच्छी खबरें ज़रूर हैं, जिसमें एक खाम तेल है, जिसमें कोयला है, जिसमें फर्नेस ऑयल है और जिसमें एलएनजी है। ये चारों आइटम्स को जिसका मैंने नाम लिया, ये हम तकरीबन 20 से 22 अरब डॉलर सालाना इनके ऊपर खर्च कर दिया करते थे और अब इन सभी की कीमत तकरीबन 60, 70, 80% तक गिर गई है। तो हुकूमत को एक ये कुशन जरूर अवेलेबल हो गया है इन 4 इनपुट्स के हवाले से। अगर इन 4 इनपुट्स के हवाले से जो बेनिफिट एक्यूमुलेट होगा, अगर उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बांट दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इकोनॉमी के लिए एक वो उसका पहिया चलाने के लिए एक बहुत बड़ा ताकत का टीका जरूर लग सकता है। बजट बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अगर तो हम ये हवाई बजट बनाना चाहते हैं जिससे जैसे पिछले साल बनाया, हवा से आपने 5 ट्रिलियन रुपए के ये मफरूजा ले लिया कि हम 5 ट्रिलियन रुपया इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद आप अपने अखराजात उसमें डाल दीजिए। लेकिन ये 5 ट्रिलियन रुपीस का जो बजट रेवेन्यू जो एक तखमीना होगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा, जैसे इस साल पूरा नहीं हो पाया। और अगेन वो मैं अग्री करता हूं कि 10% से कहीं ज्यादा जो है वो डेफिसिट बजटरी खसारा आएगा। और अगर इतना बड़ा बजटरी डेफिसिट आ रहा है, इसका मतलब है कि हुकूमत के पास फिस्कल स्पेस नहीं है। ये बात से मैं एग्री करता हूं कि फिस्कल स्पेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है अगर हुकूमत चाहे तो। पिछले 2 साल में वो ये नहीं कर पाई। देखिए, एक तो हमने जो कर्जाजात हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ले रहे हैं, वो तकरीबन 1400 अरब का कर्जा था अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी। आज वो 2800 अरब पे पहुंच गया है। तो अगर तो मैं ये आपको असम्पशन पेश करूं कि हुकूमत के पास इतनी सारी जगह है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को, अगर वो इंप्रूव कर पाए, लेकिन 2 साल में वो इंप्रूव नहीं कर पाई। बिजली के सेक्टर में देख लें, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी अगस्त 2018 में तो सर्कुलर डेट 1100 अरब का था, आज 2000 अरब का है। इसमें बहुत सारी फिस्कल स्पेस क्रिएट हो सकती है अगर हुकूमत कर सके, अगर हुकूमत के पास कैपेसिटी हो।
एक रिपोर्ट अभी आई है कि जो सुई गैस कंपनीज हैं हमारी, वो तकरीबन 2 अरब डॉलर की गैस जाया कर देती हैं, चोरी हो जाती है, लीकेज हो जाती है, और फिर वो 2-2.5 अरब डॉलर की गैस हम कतर को 2-2.5 अरब डॉलर देते हैं और उनसे एलएनजी लेते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, फिजिकल स्पेस इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के वसाइल के अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर कोई काबिल हुकूमत हो, अगर कोई सोचे समझे मंसूबे के तहत करने वाली हुकूमत हो, तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो सकती है, पैदा हो सकती है। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि बजट का जो है मामला है, और ज़ाहिर है कि बहुत सी तवक्कुआत भी होती हैं, और उन तवक्कुआत का ज़्यादातर इन्हिसार जो होता है वो हुकूमत की विजनरी सूरत हाल के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से मामलात को देखते हैं और उसको टैकल करते हैं। बुनियादी तौर पर यही वो सूरत हाल है जिस पर हम बात कर रहे हैं। इसमें अंजुम निसार साहब, ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है कि हुकूमत 5100 अरब रुपए के वसाइल को इकट्ठा करने की बात कर रही है। आपको लगता है कि मज़ीद टैक्सेशन जो है वो आएगी, आप लोग मज़ीद कसे जाएंगे, या अकील करीम डैडी साहब की बात से आपको इत्तफाक है कि नहीं, इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी हुकूमत को? देखिए जी, जहाँ तक हर चीज़ हर जगह स्पेस मौजूद है। अगर तो आपने टैक्स बढ़ाते ही रहना है और एक्सिस्टिंग टैक्स पेयर पे बोझ डालना है, तो मैं समझता हूँ ये तो गैर मुनासिब बात है। ऑलरेडी हमारे रीजन में टैक्सेस जो हैं, हमसे जो स्लैब्स हैं वो कम है। रीजन में जो इनकम टैक्स की स्लैब है वो 25% है, हमारे 29% है। उसके अलावा हमने WF और WWP लगा रखा है, वो मिला के 36% बन जाती हैं। तो ऑलरेडी हम वो तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑलरेडी हम हायर साइड पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब कुछ रिलीफ देना चाहिए, ग्रेजुअली रिलीफ देना चाहिए, भले 2% नीचे करके लाएं, और नए टैक्स पेयर्स जो हैं उनको जो है वो जो अभी तक छुपे हुए हैं उनको सामने लाएं, वो भी इकॉनमी में अपने ड्यू टैक्सेस पे करें, ताकि जो मैशत का पहिया जो वो आगे चले। और ये सारे मामला जब भी बैलेंस होंगे कि सारे उसमें कंट्रीब्यूट करें। इस वक्त बहुत बड़ी एक लार्ज क्वांटिटी जो है वो सिस्टम से बाहर है। गवर्नमेंट अभी तक नाकाम रही है उन्हें सिस्टम के अंदर लाने में। तो ज़रूरत इस अमर की है कि उन सबको भी सिस्टम के अंदर लाया जाए, ताकि हर बंदा अपना जो टैक्स पे करे और ये मामला आगे बढ़ें। डेफिनेटली अब देखें, बहुत सारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, अब ये एक लाइबिलिटी गवर्नमेंट खामखा अपने साथ लेके चल रही है। चाहिए तो ये था कि बहुत पहले प्राइवेटाइजेशन बहुत सारी हो जाती, लेकिन प्राइवेटाइजेशन वो ऐसी चीज़ें नहीं हो सकी माजी में जो आज लाइबिलिटी हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इदारे चलाना, इंडस्ट्री चलाना ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। हम प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए हमें इतनी दिक्कत आती है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो किसी को कोई नुकसान की कोई तकलीफ़ होती ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट उनसे जितनी जल्दी जान छुड़ाए उतना बेहतर होगा। बिजली की लीकेजेस के पब्लिक सेक्टर डेट की बात की गई, सिर्फ वापडा में फ़ारूक साहब ने कहा कि 2000 बिलियन की जो डेट सर्विसिंग हो रही है, तो वहाँ भी लॉसेस जो हैं जो रिलेट करते हैं आपके जो लीकेजेस थे और लाइन लॉसेस से और चोरी से, उनको टैकल किया जाना चाहिए। हर जो आपकी डिस्को है उसकी अलग अलग एक स्टोरी और उसके स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं। तो ये तो पता है कि कहाँ चोरी ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। जब तक आप जो होल से जो आपका रेवेन्यू ड्रेन हो रहा है आप उसको प्लग नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, और उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो ज़रूरत इस अमर की भी है कि नए टैक्स पेयर भी ढूंढे जाएँ, जहाँ जहाँ लीकेजेस हो रही हैं उसको भी प्लग इन किया जाए, ताकि इकॉनमी में कुछ एतमाद भी आए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन बेहतर हो। और ये एक हमने एक बात इस बजट में ये भी कही थी कि ये CNIC की जो प्रोविज़न है इस साल
ख़त्म की जाए, क्योंकि गवर्नमेंट स्मगलिंग रोकने में नाकाम रही है। अब एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर हम तो लगे CNIC के मैं अंजुम निसार साहब ये CNIC के मसले पर भी आता हूँ, क्योंकि ये अलग है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। अब अकील करीम डैडी साहब ये फरमाइएगा कि जब बजट की आउटलाइंस पे हुकूमत जाती है, जाहिर है आज भी मीटिंग हुई है, मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, कुछ लास्ट टाइम इंट्रूजन्स जो हैं वो डेफिनेटली इसके अंदर होंगी। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हालात में मईशत को आगे तो चलाना एक चैलेंज है, या बहाल रखने के लिए इस बजट के अंदर हुकूमत जो है उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात जो हम बात करें कि टैक्स रेवेन्यू क्यों कम हुआ, उसकी वजूहत है। इस गवर्नमेंट ने गैम्बल किया था। टैक्स रेवेन्यू कम होने की एक जो वजह है कि कस्टम से आपका टैक्स रेवेन्यू कम हुआ। गवर्नमेंट ने गाड़ियों पे ड्यूटीज वगैरह बढ़ा दी। वो जो रिकंडीशन कार थी उसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर रिस्ट्रिक्शनें लगाई ताकि लोग जो भी है इंपोर्ट करे सही तरीके से करे, गलत तरीके से ना। उसकी वजह से जाहिर बात है गवर्नमेंट को हिट पड़ी है कस्टम रेवेन्यू। तो अगर गवर्नमेंट चाहती रेवेन्यू बढ़ाना है तो गवर्नमेंट यहाँ रिलीफ दे सकती थी, अपना रेवेन्यू वो अचीव कर सकती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट काम कर रही है हमें उनकी सिंसियरिटी पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ये कस्टम रेवेन्यू कम करने का जो मकासद थे लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना और सपोर्ट करना। तो ये जो गवर्नमेंट ने जो एक्शन किया है इसका फायदा शायद हो सकता है इस साल बहुत बड़ा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन आने वाले साल में आपको इसका जरूर बेनिफिट मिलेगा और गवर्नमेंट कुछ रिलीफ भी देगी। इंपोर्ट में जो सख्ती की थी वहां भी थोड़ा हमने सुना है रिलीफ देंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट, ये हम नहीं कह सकते, ये बजट मुझे नहीं लगता है गवर्नमेंट के लिए, पिछले साल गवर्नमेंट के लिए बजट बनाना मुश्किल था, लेकिन इस साल शायद वो मुश्किलात गवर्नमेंट के लिए नहीं है जितनी पिछले साल थी। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला बजट पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बुरा बजट नहीं होगा, हमारी बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी अच्छा होगा और इस वक्त गवर्नमेंट ने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया है। अंजुम निसार की एक बात पे मैं इत्तेफाक जरूर करूंगा कि ये जो छोटे बिजनेसमैनों को हमने जो शनाख्ती कार्ड की पाबंदी लगाई थी ये बिला वजह लगाई गई थी, इससे कोई मकासद अचीव नहीं हुई है, उसकी वजह से पैनिक ज्यादा क्रिएट हुआ है और ये कोई बहुत बड़े टैक्स देने वाले लोग भी नहीं है कि हमें उनको टारगेट इस तरह करना चाहिए कि हम उसको उनका रास्ता बंद कर दें। तो ये बात मैं इत्तेफाक करता हूं और इसको गवर्नमेंट को इस तरह की जो सिचुएशन है उससे निकलना चाहिए। हमने ये देखा है बिहार वगैरह बड़े लोगों को तो एंटरटेन करते हैं, छोटे लोगों के पीछे पड़ जाते हैं डंडा लेके। भाई ये छोटे लोग मुल्क में जॉब क्रिएशन करते हैं, हजारों लोगों को संभालते हैं, ये बेचारे अपना पैसा बना भी लें और टैक्स में ना भी आए तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। गवर्नमेंट को इनको रिलीफ देना चाहिए ताकि ये इजीली अपना कारोबार कर सके। और इस वक्त कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुए वो बेचारे ये दुकानदार हुए हैं और हमें इनको लेके चलने की जरूरत है, उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसी लाए ताकि इनको हम पैनिक ना करें, ये सिस्टम में काम करते रहें। तो ये बहुत जी मैं आता हूँ वकील करीम डैडी साहब, इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाएगा कि बहुत बात की जाती है कि गैर तरक्याती अखराजात कम किए जाएँ, हुकूमत जो है अपने अखराजात जो है उन पर कमी लाए, लेकिन नज़र ये आता है कि हुकूमत के लिए अपने अखराजात में कमी लाना जो है बड़ा मुश्किल है, हर साल बढ़ी जाते हैं। इस दफ़ा भी कोई 500 अरब के लगभग की बात हो रही है। आप क्या आपकी तहकीक कहती है कमी हो सकती है कि वो भी एक स्पोर्टिव एंगल निकले कोई मईशत की बहाली में? देखिए नदीम साहब, एक चीज तो बिल्कुल भूल जाइए कि अवाम को किसी किस्म की रिलीफ मिलने वाली है। रिलीफ मिल ही नहीं सकती, हुकूमत के पास किसी किस्म के कोई वसाइल नहीं रिलीफ देने के लिए। दूसरा, हम एक बहुत बड़े मुगालते में रहते हैं कि शायद बहुत बड़ा एक मईशत का हिस्सा ऐसा है जो टैक्स नहीं दे रहा और हम टैक्स बहुत बढ़ा सकते हैं। देखिए 40-41 ट्रिलियन रुपीस की ये इकॉनमी है और हुकूमत हमें खुद से बताती है कि वो 4000 अरब का टैक्स एक्सट्रैक्ट कर लेती है। यहाँ पे बेतहाशा इनडायरेक्ट टैक्सेशन लगी हुई है। टैक्सेशन का इशू नहीं है पाकिस्तान में, टैक्सेशन जितना इकट्ठा हो सकता है उतना पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है। प्रॉब्लम है हुकूमती अखराजात की।
हुकूमती अखराजात जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले 10 सालों में हुकूमती अखराजात तकरीबन 480% बढ़ गए हैं। दुनिया में कोई भी मईशत ऐसी नहीं हो सकती जहां पे इतनी तेजी से हुकूमती अखराजात, हुकूमती खसारे बढ़ रहे हों और आप उतनी ही तेजी से टैक्स भी बढ़ा सकें। टैक्स इज नॉट एन इशू इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी 4000 अरब हुकूमती तिजोरी में हर साल जमा करवाते हैं। इस साल मुझे ये लग रहा है कि कम से कम 500 से 600 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, आईएमएफ के कहने पे लगाए जाएंगे, आईएमएफ के दबाव के नतीजे में लगाए जाएंगे, और सारा का सारा जोर होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के ऊपर और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। और ये जोर जो है ये दुरुस्त नहीं होगा। किसी तरफ भी कोशिश नहीं की जा रही कि इस्लाहात लाई जाएं, कि हुकूमती इदारे जो नुकसानात कर रहे हैं, जो खसारे इनकर कर रहे हैं, उनको किसी तरह कम किया जाए। देयर इज नो वे आउट बट रिफॉर्म्स, और रिफॉर्म की बात ही नहीं हो रही। मैं आपको ये जाती तजुर्बे से बता सकता हूं कि हुकूमत के अंदर अगर रिफॉर्म की बात की जाए, अगर रिफॉर्म का नारा उठाया जाए, तो उनको हुकूमत से निकाल दिया जाता है। रिफॉर्म इज द डर्टी वर्ड इन इस्लामाबाद। और जब तक आप रिफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपने अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को रिफॉर्म करना है, आपने अपने पावर सेक्टर को रिफॉर्म करना है, आपने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को में रिफॉर्म लानी है। ये 3 इदारों में जब तक, शोबों में जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, देयर इज नो वे आउट। मैं आता हूँ फारूक सलीम साहब। अच्छा, इसमें अंजुम निसार साहब ये फरमाइएगा कि जो बात डॉक्टर फारूक सलीम साहब कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि टैक्सेशन जो है वो 500-600 अरब की हो सकती है, और फिर वही जो नॉन टैक्स सिचुएशन है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है उसकी बात हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर मालियाती खसारा जो है वो आपका जीडीपी का 10% तक चला जाता है, तो फिर आपने एडजस्टमेंट्स तो करनी है। तो अगर ये सिचुएशन हो तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल इमर्ज होगी? देखिए, बात यह है कि ये जो कोरोना के बाद की जो सिचुएशन है इमीडिएट, इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन की तरफ इतना फोकस नहीं होना चाहिए। इस वक्त ज़्यादा फोकस इस चीज़ का होना चाहिए कि एक दफ़ा आपकी इकॉनमी रिवाइव करे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो 12 से 15% इस साल भी वो जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग में जा रहा है उनके बजट्स। तो ये जो एक सिचुएशन आई है, ये एक उसके बड़े गहरे असरात हैं इकॉनमी पर भी। तो ये जहां हम 7-8% तो रूटीन में हमारे यहाँ बजट डेफिसिट रहा ही है, तो इस साल ज़्यादा फोकस रेवेन्यू की तरफ नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा आप इकॉनमी को रिवाइव करें, जैसे जैसे रिवाइव होती जाए, जहाँ स्पेस मिले उस हिसाब से कुछ थोड़ा बहुत टैक्स ऐड कर लें, वो भी ज़रूरी है। लेकिन इमीडिएटली मैं समझता हूँ कि बजट में अगर आपने ऐसे अहदाफ रखे और रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ किए, टैक्सेशन एक्स्ट्रा की, तो मैं समझता हूँ कि वो जो है हमारी इकॉनमी को बेयर नहीं कर सकेगी और वो वहाँ मुश्किलात आएंगी। क्योंकि ये जैसे आपका सिस्टम में चलना है, ये 100% कैपेसिटी पे हर चीज़ ने ऑपरेट नहीं हो जाना। जिस तरह 1 जनवरी 2020 को थी, चीज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता स्टिमुलेट होना, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बढ़ना है। अभी ये देखें, लॉकडाउन सिचुएशन अगर ख़त्म भी हो गई है तो प्रोडक्शन आपकी हैवी 100% पे तो नहीं आ गई, क्योंकि अभी परचेजिंग पावर के भी बहुत सारे मसले होंगे। ये चीज़ें टाइम लेंगी, चीज़ें अपनी नॉर्मलाइज होने में। तो एक दफ़ा चीज़ों को नॉर्मलाइज होने दें। ज़्यादा टैक्स डालेंगे और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान ज़्यादा होगा। और हमें तो इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है कि सबसे पहले इकॉनमी का पहिया चले, रोज़गार का पहिया चले, और ये जो टैक्स कलेक्शन के जो मामलात हैं ये बाद में देखे जाएंगे। मेरे पास वक्त बड़ा महदूद रह गया अंजुम निसार साहब। इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि इतने बड़े मालियाती खसारे को भी आप देखें, टैक्सेशन भी ना करें, और जो सर पे बोझ हैं उनको भी एडजस्ट करें, तो ये कैसे बैलेंसिंग एक्ट कैसे हो पाएगा? जी नदीम साहब, बैलेंसिंग एक्ट मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है, और बाकी दुनिया की जो इकोनॉमीज हैं वो भी कोई हमसे फ़र्क नहीं है, उन सब के लिए मुश्किलात सामने आ रही हैं।
मेरे ज़हन में जो एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, जो कल फैसला किया गया है पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से, सवाल मेरे ज़हन में ये उठ रहा है कि क्या हुकूमत का जो फैसला साजी का अमल है उसमें कुछ सोच विचार जाती है या एड हॉक किस्म के, अचानक किस्म के फैसले कर दिए जाते हैं। अब आप याद कर लीजिए कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो पीटीआई हुकूमत का मंशूर आया था, इलेक्शन का मंशूर आया था, उसमें 3 कंपनीज का खास तौर पे नाम लिखा गया था। उसमें पाकिस्तान स्टील थी, पाकिस्तान रेलवेज और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। और जैसे आपने कहा कि बारहा इमरान खान साहब जो उस वक्त वजीर आज़म नहीं थे, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान स्टील को दोबारा से मुनाफा बख्श कर देंगे। मुझे एक असद उमर साहब की तकरीर याद आ रही है जहां पे उन्होंने पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन के सामने खड़े होकर ये तकरीर की थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पीटीआई से भी अलग होके पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन का साथ दूंगा। फिर उसके बाद हमें अक्टूबर में बताया गया, अक्टूबर 2018 में, कि 45 दिन के अंदर एक ऐसी हिकमत अमली तैयार कर ली जाएगी जिसके तहत पाकिस्तान स्टील मिल को दोबारा से चला दिया जाएगा। फिर नवंबर में ईसीसी का फैसला था कि 45 दिन वाली तो लिमिट पूरी नहीं हो पाई, 60 दिन हमें और दे दीजिए। कुछ महीने पहले हमें बताया गया कि एक वर्किंग प्लान बना लिया गया है और उसके ऊपर अमल दरामद होने वाला है और पाकिस्तान स्टील मिल को रिवाइव कर दिया जाएगा। अब अचानक फैसला सामने आ गया कि 9,300 लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये बुनियादी फैसला बुनियादी सोच बन रही है, सवाल बन रहा है कि जो हुकूमत फैसला साजी कर रही है क्या उसके पीछे कुछ सोचे समझा मंसूबा है या अचानक नी जर्क रिएक्शंस हो रहे हैं। ये दिखाई ये दे रहा है नी जर्क रिएक्शंस ही हो रहे हैं। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अंजुम निसार साहब, बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब और बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।